अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 11वीं 12वीं जमात की जो गुलजार उर्दू हिस्सा अव्वल, गुलजार उर्दू हिस्सा दोम और सलीस उर्दू है, उसके जो असबाब हैं, जो उसमें दिए गए मज़ामीन या शायरी वगैरह है, उन तमाम को हम अपने इन वीडियोस में, लेक्चर्स में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम सलीस उर्दू जमात 11वीं के निसाब को शुरू कर रहे हैं कि 11वीं जमात की जो सलीस उर्दू है उसका आज हम पहला सबक, जो कि एक नज़्म है, शायरी है, हम्द, उससे शुरुआत करते हैं। हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं तक के 11वीं में पहुंच गए हैं और 12वीं में जाएंगे। सबसे पहला शब्द जो है हम्द क्यों होता है, कभी आपने गौर किया है? अगर गौर नहीं किया तो एक 2-5 सेकंड के लिए आप गौर फरमाइए कि हम अपने बच्चों को या हमने खुद ने सबसे पहले हम्द ही क्यों पढ़ी है, या हमारे जो ये निसाब बनाने वाले हैं वो पहले हम्द ही को क्यों किताब के शुरुआत में रखते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उसका हमारे ऊपर हक है उसके बारे में जानना। उसने जो हमें नेमतें दी, उसने जो हमें ज़िंदगी दी, उसकी हकीकत को समझना, ये हम नज़मों के ज़रिए, शायरी के ज़रिए भी इसकी आगाही देते हैं, वैसे भी देते हैं। लेकिन चूँकि शायरी में कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और मफ़ाहिम बयान होते हैं, या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा सकते हैं और एक आहंग के साथ, एक लय के साथ, एक सुर के साथ अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ और उसकी नेमतों का इजहार करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम बच्चों में अल्लाह ताला की बड़ाई, बुजुर्गी और उसकी दी हुई नेमतों का जिक्र करते हैं। इलावा अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला का पाक कलाम कुरान मजीद, उसकी भी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी कि अल्लाह की तारीफ़ से शुरू होती है। तो हम अपने कलाम पाक की रिवायत को भी बरकरार रखते हैं। यूँ कह सकते हैं कि हम अपनी रिवाजी तालीम में भी उस रीत को बरतने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम्द से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये हम्द के मैंने 2 बंद लिखे हैं। तो हम्द है हमारी ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज से सरसब्ज डाली डाली। इसका पहला बंद है। फिर दूसरा बंद मुसलसल ये है, ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलिस्तां का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों के आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। हम्द की तारीफ समझने जानने की कोशिश करेंगे कि हम्द की तारीफ, हम्द कहते किसे हैं? ऐसी नज़्म या शायरी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, यानी कि शायरी के ज़रिए या नज़्म के ज़रिए जब हम अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं, उसकी सना बयान करते हैं, तो इस अमल को, तो इस शायरी को, इस नज़्म को एक नाम दिया गया है हम्द। जब भी हम्द का नाम लिया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि शायरी या नज़्म और उसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। ओके दोस्तों अब हम जो उर्दू सलीस में हमारी हम्द दी गई है, इसके शायर कौन है, इसके इस कलाम को, इस शायरी को लिखने वाले कौन हैं, हफीज जालंधरी के बारे जानने की कोशिश करते हैं। हफीज जालंधरी, इस हम्द के शायर अबुल हसन हफीज जालंधरी हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना भी आप ही का लिखा हुआ है। पाकिस्तान का कौमी तराना भी हफीज जालंधरी ही का लिखा हुआ है। हफीज जालंधरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। जालंधर एक शहर है,
تو اس کی نسبت سے جالندھری کہتے ہیں۔ 1982 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ آپ بڑے شاعر تھے، آپ نے غزلیں اور گیت بھی لکھے۔ شاہنامہ اسلام آپ کی شاعری کا شاہکار ہے۔ شاہنامہ اسلام حافظ جالندھری کا لکھی ہوئی ایک طویل نظم ہے اور یہ ایک شاہکار ہے۔ قوم نے آپ کو فردوس اسلام کا خطاب دیا۔ تو یہ تھے ابوالحفظ جالندھری۔ 1900 میں پیدا ہوئے جالندھر میں، جبکہ 1982 کو لاہور میں انتقال فرمایا، اس دنیا سے چلے گئے۔ زیادہ ان کے ہم معنی الفاظ جاننا یہ ہماری تقریر کو، ہماری تحریر کو، ہماری کسی بھی نوعیت کی کاوش کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اس کو مزید نکھار دیتے ہیں، اس کو پر اثر اور پر کشش بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ نئے نئے الفاظ اور ان کی دوسری معنی جن کو ہم نہیں جانتے جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کا ذہن، آپ کی قابلیت آپ کو دعا دے گی۔ تو آئیے دوستو ہم کوشش کرتے ہیں، یہ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں اور ان کے ہم معنی لفظ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ والی، والی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا، خداوند، حاکم، یہ والی کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ حکمت، حکمت کہتے ہیں بھلائی، مصلحت، کسی چیز کی حقیقت کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ دانائی، کوئی راز، کوئی بھید، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ نرالی مانا سب سے الگ، سب سے جدا، بغیر رلا، جو اور دوسروں میں رل نہ پائے، بے میل، جس کا کوئی جوڑ، جس کا کوئی میل نہ ہو، جس کا کوئی ٹکر کا نہ ہو، اور انوکھی کو بھی ہم نرالی کہتے ہیں۔ فیض، فیض مانا فائدہ، نفع، کرم، بخشش، اثر، برکت، عنایت الہی کو بھی فیض کہتے ہیں۔ ویسے بھی عنایت کو فیض کہتے ہیں۔ دم کا دم، وہ نعمت جو ازل سے اللہ نے بندوں کے لیے حکم کر رکھی ہے، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے، ہم چاہے اس کی عبادت کریں نہ کریں، ہم اس کو مانیں نہ مانیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ازل سے لکھی ہوئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قدم۔ اور دم قدم مانا ان نعمتوں کے ہونے کی وجہ سے۔ روانی کہتے ہیں بہاؤ کی تیزی، پانی کا بہاؤ، طبیعت کی تیزی کو بھی روانی کہتے ہیں۔ بحر کہتے ہیں دوستو سمندر، ساگر کو کہتے ہیں۔ برق کہتے ہیں خشک زمین، ڈرائی لینڈ۔ ثمر کہتے ہیں پھل، میوہ، کوئی صلہ، کوئی انعام، نتیجہ، اس کو بھی پھل کہتے ہیں۔ کرم کہتے ہیں دوستو بخشش، عنایت، مہربانی، رحمت یا عطا کو بھی کرم کہتے ہیں۔ اور نعمت کہتے ہیں دوستو عطیہ، سروبت، بخشش۔ نعمت کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی بنائی دیتی اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور صنعت کہتے ہیں بنائی ہوئی چیز، ایسی چیزیں، ایسی آسائشیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں بناتے ہیں یا ویسی بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم صنعت۔ مانا اللہ کی طرف سے جو بھی آسانیاں، نعمتیں، بخششیں، یہ ساری نعمت ہیں، اور انسان اپنی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال میں لاتے ہوئے جو بناتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صنعت، یعنی کہ بنائی ہوئی چیز۔ دوستو اب ہم اس حمد کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیں خلاصہ کی تعریف کا آنا یا اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو خلاصہ کی تعریف میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خلاصہ کہتے ہیں کسی بھی کانٹینٹ، یعنی کہ مواد، چاہے وہ شاعری ہو چاہے نثر ہو، کہ بنیادی نکات کو، اس کے جو بنیادی نکات ہیں ان کو مختصر اور اپنے لفظوں میں لکھنا۔ لکھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کانٹینٹ شاعر یا ادیب کا ہونا چاہیے، اس کانٹینٹ کو، ان نکات کو بیان کرنے کے جو لفظ ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے۔ تو شاعری یا نثر کے بنیادی نکات کو مختصر اور اپنے لفظوں میں لکھنا، یہ خلاصہ نگاری ہے۔ کتنا خلاصہ ہونا چاہیے، کتنا مختصر ہونا چاہیے، اس کا اختصار کتنا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اصل کا 1/3 ہونا چاہیے، 1/3 ہونا چاہیے۔
1/3 होना चाहिए। फिर मैं आखिर में कहूँ, बात शायर या अदीब की, बात उसकी, लेकिन जब हम बयान करेंगे 1/3 में तो शब्द हमारे होने चाहिए, लफ्ज हमारे होने चाहिए, अल्फाज हमारे होने चाहिए। आइए अब हम हम्द का खुलासा लिखने की, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, आप इसको अपनी बुक पे उतार सकते हैं या इस जैसा लिखने की आप और कोशिश भी कर सकते हैं। खुलासा एक दोस्तों, अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए हाफिज जालंधरी फरमाते हैं कि ए दुनिया और आखिरत के मालिक, इस दुनिया यानी गुलिस्तान के संभालने वाले, तेरी अता और बख्शिश से रानाइयां हैं, तेरी अता और बख्शिश से ये रौनकें हैं, ये शादाबी है, आप यूं भी लिख सकते हैं। ये दुनिया और उसमें बसी हर चीज का सिलसिला, चाहे वो सरसब्ज़ शादाब जमीन हो के तारों से जगमगाता हुआ आसमान, सब तेरे बनाए हुए हैं। तूने खाक यानी कि मिट्टी, आग और पानी, हवा के जरिए हम पर इनायत की। ये हवाएं और दरिया की रवानी तेरे ही गीत गाती हैं, तेरी हम तो सना करती हैं। तेरी बख्शिश, तेरा फैज बहर बर, खुशकोतर, बीजो समर, शाखो शजर में बसा हुआ है। हमें सोचने की सलाहियत देकर हम पर करम किया, हम जहां जहां गए तेरा करम पाया, सारी मखलूक तेरी और तेरा नाम बड़ा प्यारा है। दोस्तों, ये इस हम्द का असल निचोड़, असल इख्तिसार है। दोस्तों, आप और लफ्जों में, बात यही होनी चाहिए, और लफ्जों में भी इसका इख्तिसार लिख सकते हैं, इसका खुलासा लिख सकते हैं। तो खुलासा जरूर लिखें प्यारे तालिब इल्मों। खुलासा लिखने से सलाहियतें परवान चढ़ेंगी और आपको नए नए लफ्ज़ों को बरतने का, जुमले बनाने का, किसी की बात को अपने अंदाज में बयान करने का शऊर पैदा होगा, काबिलियत पैदा होगी, समझ पैदा होगी। और ये काबिलियत, ये शऊर और ये समझ तालीम का बुनियादी मकसद होता है। अब हम अपने सब हम्द की मश्क को हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपने हर शब्द की मश्क के हर हिस्से को लाजमी हल करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप नई नई चीजें नए नए जाविये से सीखते हैं। आइए दोस्तों, मश्क हमें क्या सिखाती है? ये कह रही है कि जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ये हम पढ़ के भी आए हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए उसे मनाजात कहते हैं। यानी कि शायरी के जरिए, नज़्म के जरिए अल्लाह से हम कुछ मांगते हैं, उसके करम, उसके अता, उसकी बख्शिश, तो इसको हम कहेंगे ये मनाजात है। जिस नज़्म में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ऐसी शायरी, ऐसी नज़्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, उस नज़्म को, उस शायरी को हम कहेंगे क्या है? नात है। और जिस नज़्म या शायरी में अहले बैत की तारीफ बयान की जाए उससे हम कहते हैं मनक़बत। उस शायरी का नाम हमने, उस नज़्म का नाम हमने क्या रख लिया दोस्तों? मनक़बत। और पांचवा है दोस्तों, जिस नज़्म में किसी बादशाह, वज़ीर या बासर शख्स की तारीफ की जाए उसे मदह कहते हैं। आम इंसान है, अहले बैत नहीं है, रसूल खुदा नहीं है, लेकिन आम इंसान है, बासर है, चाहे वो बादशाह, वज़ीर कोई भी हो सकता है, उसकी तारीफ करने को हम कहते हैं ये मदह है। दोस्तों, मश्क के सिलसिले में एक हमारा हिस्सा है इशारे। दरअसल इशारे में यह समझाने की कोशिश की जा रही है तलबा को कि नसर और नज़्म का बुनियादी फ़र्क क्या होता है। तो आइए पहले किताब के हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं। शेर यानी कपलेट में जुमले की बनावट बोल चाल के मुताबिक नहीं होती। दोस्तों, जुमला कहते हैं एक मुकम्मल गुफ्तगू को, एक मुकम्मल बात को, जो आप कहना चाहते हैं उस मुकम्मल बात को कहते हैं जुमला। तो शेर में जो मुकम्मल बात होती है वो आम बोल चाल के मुताबिक नहीं होती। बोल चाल के मुताबिक जो इबारत होती है उसे नसर कहते हैं। अब मैं आपसे नसर में बात कर रहा हूँ, न कि नज़्म या शायरी में। नसर के हर जुमले के आखिर में फेल आता है, लेकिन शायरी में ऐसा नहीं है।
अब जुमले की बनावट क्या है दोस्तों, पहले फाइल, फिर मफऊल, आखिर में फेल। लेकिन शायरी में ऐसा नहीं है। दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इशारों में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने सबक पढ़ा। अब हमने फाइल पहले आया है, मफऊल दूसरे नंबर पे और आखिर में फेल आया है। तो इसकी ये तरतीब होती है नस्र की या आम बोलचाल की, जबकि शायरी में ऐसा नहीं होता। शायरी में कहीं भी फेल आ सकता है, कहीं भी फाइल आ सकता है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर होना जरूरी नहीं होता। अब फिर उन्होंने एक शेर दिया है हम्द का ही, और उसको फिर समझाने की कोशिश की है। अब ये शेर है, हर शेर पे हमने देखा तेरे करम का साया। अब इसमें आम बोलचाल वाली तरतीब नहीं है। अगर आम बोलचाल वाला तरतीब होती तो यूं होती, हमने हर शे पे तेरे करम का साया देखा, यानी कि फाइल पहले, मफऊल बाद में और आखिर में फेल आता। जबकि शायरी में या शेर में ऐसा नहीं होता। शेर में, इस शेर में अगर यूं कहूं, इस शेर में फाइल पहले आया है, फेल बाद में आया है और मफूल आखिर में आया है, जबकि मफूल को दरमियान में आना चाहिए था। तो जो जुमले की बनावट होती है, या यूं कह लें जो मुकम्मल बात होती है शायरी में, वो आम बोलचाल के मुताबिक नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने एक और शेर लिया है, हर एक गुलाम तेरा प्यारा है नाम तेरा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और शेर लिया है, हर एक गुलाम तेरा प्यारा है नाम तेरा। अब ये हो गई शायरी में। लेकिन जब हम इसकी नस्र करेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि हर तेरा गुलाम तेरा नाम प्यारा है। तो इस तरह से दोस्तों, जब हम किसी शेर की नस्र कर लेते हैं या उसको आम बोलचाल के मुताबिक उसको ढाल लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको समझना, उसकी तशरीह करना बहुत आसान होता है, या फिर खुलासा स्पेशल नज़मों का लिखते हुए ये हमें बहुत सपोर्ट करती है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने नज़्म और नस्र का फर्क लिखा है। एक छोटा सा फर्क है ताकि इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी लेवल के जो तलबा हैं वो इसको समझ सकें। बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब को शायरी कहते हैं। अल्फाज बेहतरीन चुने या उस शायर के ख्याल में आए और उसको एक ख़ास तरतीब दी, बेहतरीन तरतीब दी, तो ये इबारत की तरतीब क्या हो गई, शायरी हो गई। लेकिन सादा से अल्फाज की सादा सी तरतीब को नस्र कहते हैं। आम से अल्फाज की, सादा से अल्फाज की, आम से जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इस तरह से तरतीब को नस्र कहते हैं। ये एक फ़र्क हो सकता है। दूसरा फ़र्क ये है कि बावज़न कलाम को शायरी कहते हैं, जिसमें काफ़िया अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, जिसमें कोई बहर इस्तेमाल हुई हो। आम बोलचाल को नस्र कहते हैं। आम बोलचाल माना इसमें कोई वज़न नहीं होता, इसमें काफ़िया नहीं होते, इसमें कोई बहर नहीं होती। शायरी की एक सितर मिसरा कहलाती है, जबकि नस्र की एक सितर जुमला कहलाती है। यानी कि जो मिसरों में या शेरों में बात की जाए या गुफ्तगू की जाए या अपने हाल बयान किया जाए, उसको हम कहते हैं ये शायरी है। जबकि उसी हाल को, उसी बयान को हम जुमलों में कहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, नस्र हो जाएगी। शायरी में जुमले यानी कि मुकम्मल बात की बनावट आम बोलचाल के मुताबिक नहीं होती। जिस तरह से हमने ये समझने की कोशिश की कि वो आम बोलचाल के मुताबिक नहीं है। आम बोलचाल उर्दू में क्या होता है, जुमले की बनावट। जुमले की बनावट क्या होता है, पहले फाइल, फिर मफूल, आखिर में फेल। नस्र में जुमले की बनावट आम बोलचाल के मुताबिक होती है, शायरी में नहीं होती। तो दोस्तों ये एक इंतहाई अहम बात है, ताकि आप जब नस्र और नज़्म का फ़र्क जानकर पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद कोई सा भी अदब है, कोई सा भी लिटरेचर है, सिंधी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, बलोची, आपको और भी ज़्यादा सहल अंदाज से समझ आने लग जाएगा। नज़्म और नस्र के बुनियादी फ़र्क को समझाने के लिए फिर हमारे किताब वालों ने
ایک سوال دیا ہے کہ نظم کے پہلے بند کو نثر میں لکھیے، تو یہ نظم کا بند ہے: اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے سرسبز ڈالی ڈالی۔ یہ دوستو شاعری ہے، نظم ہے، تو اس کی خاص ترتیب ہے۔ اس کے جو مصرع ہیں بالکل برابر برابر ہیں، کسی ایک بحر میں لکھی ہوئی ہے، اس میں قافیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو لفظوں کو خاص ترتیب، ہم خاص لفظوں کی یا چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے بہترین لفظوں کو ایک بہترین ترتیب دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، نظم ہے یا شاعری ہے یا شعر ہے۔ اور یہ مصروں میں اس کی ہر ایک لائن مصرع کہلاتی ہے۔ 2 مصروں سے ایک شعر بنتے ہیں، اس میں 3 شعر ہیں اور 6 مصرع ہیں۔ تو اس طرح کے جو سیٹ اپ سے ترتیب سے جو عبارت لکھی جائے، جو اپنے دل کا حال بیان کیا جائے یا جو گفتگو کی جائے، اس کو ہم نظم کہتے ہیں یا شاعری کہتے ہیں۔ آئیے اسی بات کو، اسی حال کو، اسی گفتگو کو اگر ہم نثر میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ اب اسی بند کی نثر کر رہے ہیں، نہ کہ ہم تشریح کر رہے ہیں۔ تشریح کا عمل اور ہوتا ہے دوستو، اور عام اس کی نثر کرنے کا عمل اور ہوتا ہے۔ تشریح بھی نثری ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا اور انداز سے کی جاتی ہے۔ اب ہم نے سیدھا اس کا نثر لکھی ہے، وہ اس لیے لکھی ہے تاکہ آپ کو نظم اور نثر، شاعری اور پروز کا، پوئٹری یا پوئم اور پروز کا فرق معلوم ہو۔ تو اس کی نثر یہ ہوگی: اے دو جہاں کے والی اور گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے تیری نرالی حکمت ظاہر ہے، تیرے ہی فیض سے ڈالی ڈالی سرسبز ہے۔ تو یہ دوستوں ہو گئی، یہ وہی خیال، وہی بات، وہی بیان، یہ نثر میں ہوا ہے اور وہ نظم میں ہوا ہے۔ مصروں میں ہوئی ہے بات، یہ جملوں میں ہوئی بات۔ اس کی خاص ترتیب ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں، عام سادہ سی ترتیب ہے۔ تو یہ جو ہے شاعری کہلائے گی، یہ کیا کہلائے گی؟ نثر کہلائے گی۔ یہ پوئم کہلائے گی یا پوئٹری کہلائے گی، یہ پروز کہلائے گی۔ امید ہے آپ کو بہت ہی آسان اور سہل انداز میں نظم اور نثر کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہی اس ٹاپک کا مین مقصد ہے، مین تعلیم ہے، مین سیکھنے یا سکھانے کی کوشش ہے۔